रवि आजाद के ऊपर आरोप है कि भाई मनीषा हत्याकांड जो 2025 का चर्चित मामला था उसमें 60 गांठ के आरोप हैं। 1 साल हमने बीजेपी को फार्म हाउस में कैद करके रखा कि रात को 12 बजे जो मीटिंग चल रही थी, मेरे खिलाफ मनीषा आंदोलन में साजिश हुई। वहाँ पे तो रेस्ट हाउस को इस तरह से घेर लिया था, वहाँ तो और भी घटना मेरे साथ घट सकती थी। दिल्ली में 2011 में लूटपाट और आर्म्स एक्ट जो है वो आपके ऊपर लगा। तो भाई गौर से देखिए इस शख्स को, ये षड्यंत्रकारी है या फिर षड्यंत्र का शिकार। सवालों का बरोटा हमारा दौरा है तैयार। रवि भाई पहले राम राम मान दे दर्शकों ने। संसार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, सबको नमस्कार। तो रवि भाई आरोपों की बहुत लंबी लिस्ट मेरे हाथ में है और किसान नेता रवि आजाद जिसके ऊपर घने आरोप हैं। रवि आजाद के ऊपर आरोप है कि भाई क्या इसके तार संघ के साथ जुड़े हैं। रवि आजाद के ऊपर आरोप है कि भाई मनीषा हत्याकांड जो 2025 का चर्चित मामला था उसमें कमेटी के द्वारा कुछ सरकार के साथ 60 गांठ के आरोप हैं। भड़काऊ भाषण देने के आरोप आपके ऊपर हैं और भाई भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अकेले फैसले लेने के आरोप आपके ऊपर हैं। दिल्ली में 2011 में लूटपाट और आर्म्स एक्ट जो है वो आपके ऊपर लगा। 2021 में फिरौती तक संबंधित आरोप सीकर कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया आपके खिलाफ। राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधित करने का गंभीर आरोप आपके ऊपर है। बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमे है और भाई बड़ी बड़ी हवेली बना दी हैं। इबे तो चल रहा है और रवि आजाद के पास इतना पीछा आवे कितना है, आखिर काम के करे हैं। और भाई संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष। आम तो नहीं सोचा करते अभी भारतीय किसान यूनियन का सारा ही मामला आप पे संभाल रहे हो। आज बेरा पटेल युवा के प्रदेश अध्यक्ष, आम तो नहीं सोच रहे थे प्रदेश अध्यक्ष। तो रवि भाई इतने सारे सवाल हैं जी, बारी बारी सर आप इनके जवाब मैं चाहूंगा कि दर्शक, ये हमारे सवाल को नहीं जी, ये पब्लिक के सवाल हैं, ये दर्शकों के सवाल हैं जी। तो संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम जी। तो रवि भाई संघ से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, कनेक्शन है, कोई अंदर खाते पीछे पीछे बैकडोर से? नहीं, मेरा कोई कनेक्शन जो है वो आरएसएस से ना तो कभी डायरेक्ट कोई कनेक्शन रहा और ना कभी कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन रहा। और बात आपकी ठीक है, अगर पब्लिक की तरफ से कोई बात आई है तो आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं जी। और हर सवाल का सामना करना और हर सवाल का जवाब देना ये हमारा धर्म है जी। और इस बात को मैं संसार क्रांति के मंच पे बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मेरा आरएसएस से ना कभी कोई संबंध रहा, ना कोई डायरेक्ट संबंध रहा और ना कोई इनडायरेक्ट संबंध रहा जी। चलो जी, पहले सवाल का जवाब इन्हें दे दिया है जी। मनीषा हत्याकांड काफी चर्चित मामला था, कर्मो भाई भी कवरेज के लिए गए थे, एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया जी। इसमें भी आपके ऊपर आरोप है रवि भाई जी, भाई सरकार के साथ कहीं ना कहीं उस आंदोलन को खत्म करने के लिए 60 गांठ और प्रशासन के साथ मिली भगत करके रात को 12 बजे जो मीटिंग चल रही थी जी, और उसमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने के प्रयास थे और जो सुसाइड थी उसको हत्या या इस तरह के मामला भी चला था कि भाई इसको जो है ना हत्या बनाकर उसको परोसने की बात हुई जी। इस तरह के आरोप भी चले जी। देखिए धर्मू भाई, इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि जब मनीषा बहन का मामला हमारे सामने आया था, क्योंकि ये पूरी घटना हमारे क्षेत्र की घटना है जी, और हमारी पूरी टीम की या हमारे से जुड़े हुए सभी भाइयों का, हमारा सबका यही था कि भाई एक बहन के साथ अत्याचार हुआ, उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। और इसी के तहत हमने इस आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन की शुरुआत की और फिर जैसे पूरे क्षेत्र से, पूरे हरियाणा से और पूरे देश से लोगों के जो सेंटीमेंट जुड़े, लोगों की जो भावनाएं जुड़ी, मैं कह सकता हूं कि हर घर के चूल्हे का ये आंदोलन बढ़ गया था बिल्कुल। और हमारा ये था, यही संकल्प था कि इस बहन को हम न्याय दिला करके रहेंगे। जो भी इसके दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में देश और प्रदेश में किसी बहन और बेटी या महिला के साथ ऐसा ना हो। और इसी के तहत हमने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को चलाने के लिए
एक 25 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया था और मैं भी उस कमेटी का एक 25वां मेंबर था जी। और मेरा कोई कमेटी में शामिल होने का शौक भी नहीं था। जब महापंचायत 15 अगस्त को हो रही थी, उस समय पब्लिक ने आवाज देकर के मुझे इस कमेटी में शामिल करवाया था कि रवि आजाद को इस कमेटी में आप जरूर रखिए। और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि मैंने एक भी कदम और एक भी शब्द बगैर कमेटी की सलाह के और बगैर कमेटी के जो है आदेश के मैंने एक भी शब्द नहीं बोला और एक भी कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन उसमें एक षड्यंत्र ऐसा हुआ, एक तरफ हमारा ध्यान था आंदोलन की जीत कैसे हो, हमारी इस बहन मनीषा को न्याय कैसे मिले, हमारा तो पूरा फोकस था इसके ऊपर। लेकिन इसके पीछे मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि हरियाणा सरकार की ओर से जो पूर्व मंत्री जेपी दलाल है, उनको ये जिम्मेवारी दे दी थी। और जेपी दलाल व्यक्तिगत रूप से भी हमारे से खुंदक रखते हैं। वो चुनाव हार गए, आपको पता है, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे जी। वो ये मानते हैं कि वो हमारे ही कारण चुनाव हारे, जबकि चुनाव तो लुहारू की जनता ने हराया है, चुनाव तो वो अपने कर्मों के कारण हारे हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम तैयार किया सरकार ने और पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी ने, क्योंकि सरकार ने हमें कई बार प्रलोभन देने की कोशिश की, कई बार हमें डराने की, धमकाने की, दबाने की कोशिश की। तो सरकार के मन में यह था कि अब एक ऐसा माहौल है कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है और जनता ही जब इनको गाली देने लग जाएगी तो फिर ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो इसके तहत ये पूरा एक षड्यंत्र 18 अगस्त को रचा गया और ये बात कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत मीडिया में आकर के कही कि कमेटी बिक चुकी है और रवि आजाद भी बिक चुका है। मैं आपके माध्यम से इस बात को कहूंगा कि भाई पहली बात तो खरीदेगा कौन और बिकेगा कौन, देगा कौन और लेगा कौन। ये तो बहन बेटी की लड़ाई थी, मान सम्मान की लड़ाई थी, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ न्याय दिलाना था। आज भी हम सीबीआई से न्याय की मांग करते हैं और आपने देखा भी करमू भाई के साथ भी जिस तरह का मुकदमा लगाया गया, जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, उनको प्रताड़ित किया गया। मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं और मैंने करमू भाई से पूछा, आपका कोई दोस्त था क्या? आप भी तो न्याय के लिए गए थे। दोस्त नहीं था, उसके बावजूद भी 66F जैसी खतरनाक धाराएं हमारे ऊपर लगा दी गई। हाँ, और उस दौरान उसके बाद फिर मैं यहाँ एक और कड़वा सवाल खड़ा हो गया जी भाई। जी। करमू भाई जिस समय जेल में थे तो उस समय किसान नेताओं की तरफ से कोई आगाज नहीं किया गया जी, चुप्पी साध ली गई, कारण क्या था? देखिए धर्मू भाई, मैं तो खुद बहुत बड़े संकट में खड़ा था, लेकिन जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग ली। उस बात का आपको भी पता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर किसी तरह का पैरा लगाना और मुकदमे लगा करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाना, इसको तो आप जस्टिफाई किसी कीमत पे कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पे जो भी नेता थे और करमू भाई के साथ जिस तरह की घटनाएं घटी, उनको बिल्कुल बुलंद तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी। और ये जो आपने कौन सी धारा का जिक्र कराया, 66F, ये एक तरह से वो बोलते हैं डिजिटल टेररिज्म। हाँ, टेररिज्म, यानी कि एक पत्रकार जो आतंकवादी बना दिया, हाँ, जो जनता की बात दिखाता है, जो जनता की पीड़ा दिखाता है, आप उसको आतंकवादी कहेंगे तो फिर ये तो देश में लोकतंत्र है ही नहीं। तो बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए थी। और किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो, अगर हम एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके सच्ची बात पर साथ नहीं देंगे तो फिर सच्ची बात की लड़ाई लड़ेगा कौन? ये अपने आप में गंभीर प्रश्न बिल्कुल है जी। तो इसमें अकेले फैसले लिए आपने या कमेटी के साथ लिए हैं? नहीं, मैंने कोई फैसला अकेला नहीं लिया, मेरी पूरी कमेटी हाजिर है, पूरी कमेटी मेरी हाजिर है। मैंने सारे फैसले कमेटी की सहमति से लिए। मैं तो ये कहूंगा धर्मू भाई कि फैसले कमेटी ने लिए, मुझे आदेश किया और मैंने उन बातों को मंच और माइक के माध्यम से सुनाया। मेरा तो केवल मुंह था, अच्छा, वो सबकी सहमति थी जी। चलिए, दिल्ली में 2011 में लूटपाट और आर्म्स एक्ट का मामला बने आपके ऊपर जी, कितनी सच्चाई है? और मैं आपको एक बात और भी कहूं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैं लगभग 11 साल तक भारतीय किसान यूनियन में रहा और हमने अपने खून से संगठन को सींचने का काम किया। आज भी मैं आपके कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं,
भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत साहब है, तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लगभग 85% हरियाणा में हमारे साथ आए, लेकिन 15% बच भी रहे हैं। कोई एक बार हमारी आंख में आंख डाल करके ये कह दे कि हमने कभी अकेले फैसले लिए, कोई एक कार्यकर्ता ये कह दे कि भाई हमने कहीं आंदोलन में पैर पीछे रखा, यानी मन करया करता अकेले फैसले लेने का, इसलिए अलग से संगठन खड़ा करने की तैयारी करते नहीं 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 मैंने सुनो, आंदोलन और संगठन तो है सामूहिकता का नाम जी। और जो आपने जिक्र किया दिल्ली में 2011 के लूटपाट और आर्म्स एक्ट के मामले में, सच्चाई ये है कि इस तरह का ये मामला किसके जनता के किसके मन में आया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी। और मेरा तो आर्म लाइसेंस भी अब पीछे जाकर के बना, जब कई प्रकार की धमकियां, कई प्रकार के थ्रेट इस तरह के आए, तो मेरे पास कोई आर्म से रिलेटेड कोई काम ही नहीं था। अच्छा जी। और 2021 में फिरौती का मामला, सीकर कोर्ट ने आपके खिलाफ वारंट भी जारी करे। हाँ बिल्कुल, बीच ने भी नकार दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बात और बताऊं मैं, सुनो मेरी बात, ये संसार क्रांति का मंच बहुत जिम्मेदारी का मंच है। आप हरियाणा के एक बड़े पत्रकार हो, और झूठ बोली हुई कहीं ना कहीं जरूर आगे आती है। बिल्कुल, मैं हमेशा सच का साथी हूं, तकलीफ कितनी भी आए धर्मू भाई, लेकिन साथ हमेशा सच का निभाया है, क्योंकि जब तक हमारा राम राज्य है तब तक पीछे हटने की हमें जरूरत क्या है। जिस बात की आप जिक्र कर रहे हो फिरौती की, ये बात बिल्कुल ठीक है। 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था और भड़काऊ भाषण के मामले में सुभाष चंद्रा जो जीटीवी के मालिक है, उनकी एक मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी, और उसमें मैं भिवानी जेल में, जब मैं गांव में गया तो पुलिस ने मुझे गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया और फिर भिवानी की जेल में मुझे बंद कर दिया। और जब ये पता लगा कि अब रवि आजाद जेल से बाहर निकलने वाला है, तो मेरे सामने जेल में ये बात आई थी। 2021 की ये बात है, जून के आसपास की ये बात है, जब आंदोलन चरम के ऊपर था जी। तो बेल जब होनी थी, उसी सेम डे मुझे सीकर में प्रोडक्शन वारंट पे ले जाया गया। मेरे से सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट ने वहां बुला करके पूछा अपने ऑफिस में कि भाई सीकर में आपका क्या मामला है। मैं बोला जी सीकर में मुझे किसी मामले का नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे जो है फिरौती का और ये मामला है, ये प्रोडक्शन वारंट के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मुझे प्रोडक्शन वारंट के ऊपर लेके बाद में मुझे पता चला कि जो ये पूर्व मंत्री जेपी दलाल है, इनके एक भाई है आईपीएस है नरेंद्र दलाल, और वो राजस्थान में पोस्टेड है आईपीएस। और ये पूरा जो चक्रव्यूह रचा था, ये भी पूर्व मंत्री जेपी दलाल और उनके भाई जो आईपीएस है नरेंद्र दलाल जी, उन्होंने ये पूरा चक्रव्यूह रचा। और सच्चाई की आप ताकत देखिए कि इतनी गंभीर धाराएं मेरे खिलाफ लगाई गई थी, और मैंने सीकर के कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करी थी। और मुझे सेम डे मुझे वहां से बेल दी गई, और उसके बाद भिवानी वापस लेकर के आया गया। किससे मांगी थी फिरौती, किससे मांगी थी ये तो मुझे पता ही नहीं। ले भाई, फिरौती मांगने वाला ने खुद को नहीं, मेरा भी फिरौती मांगी किस पे? मैं तो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और वो जो है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, वो खुद पूर्व मंत्री जेपी दलाल और उनके भाई के आदमी थे। और ये कोर्ट की ताकत थी, क्योंकि कोर्ट पे हमें, आप देखिए करमू भाई की बात भी करें तो कोर्ट से आपको कम से कम एक रिलीफ मिला। इसी तरह से सेम डे ये सारे की सारी नॉन अवेलेबल धाराएं मेरे ऊपर लगी हुई थी। एक तैयारी की गई थी कि भिवानी से निकलेगा तो आंदोलन का मैसेज जाएगा, और उस जेल से निकलेगा तो लूटपाट, डकैती और फिरौती का मैसेज जाएगा। चलो, राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधित करने का आरोप भी आपके ऊपर है। देखिए धर्मू भाई, हमने जो भी काम किया है आज तक, वो किसान की भलाई के लिए किया है, हमने पीड़ित की भलाई के लिए किया है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, और आपने पूरे आंदोलन को कवर किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे की ये कॉल थी कि जब तक 3 कृषि कानून वापिस नहीं होंगे, तब तक जो है किसी भी भाजपा नेता का सार्वजनिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और जो कार्यक्रम बाधित हुए, हरियाणा में जितने भी कार्यक्रम बाधित हुए, आसपास में हमारी अपील पे या हमारी तैयारी से जो कार्यक्रम बाधित हुए, वो हमने संयुक्त किसान मोर्चे की अपील
पे कार्यक्रम जो है रोकने का काम किया था, ना कि अपने हित के लिए हमने कोई कार्यक्रम रोका था। खूब जी लगा के काले झंडे दिखाए नहीं, खूब जी लगा के दिखाए, और उसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों सत्ता के हिस्सेदार थे, तो उन दोनों के कार्यक्रम रुके थे। और मैं ये कह सकता हूं कि सैकड़ों कार्यक्रम, आज मैं आपको बताऊं कि 13 महीने जो आंदोलन चला, इसमें लगभग 1 साल हमने बीजेपी को फार्म हाउस में कैद करके रखा, और मुख्यमंत्री तक का हेलीकॉप्टर भी हरियाणा में नहीं उतरने दिया। जी बिल्कुल जी, खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर, हाँ, वो कैमला की घटना करनाल की आपको याद होगी जी। अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो हो, बड़ी बड़ी हवेली बना ली है, चक्कर के इतना पीछा हुआ कितना है, क्यों करके। देखिए धर्मू भाई, मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा, मेरा जो गांव है बहल, और वहां पर जो हमारी रिहायश है, आप उसको आकर के देखो। हवेली तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, जो एक सामान्य किसान परिवारों में होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं कुल मिलाकर के एक ठीक घर से आता हूं। ठीक है, मेरे घर की स्थिति हमेशा से ही ठीक रही है। मेरे फादर खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, खेती बाड़ी भी है, और जो है कुछ काम धंधे हैं। ठीक है, तो उनको घर के लोग संभालते हैं। तो मेरा हमेशा से, मैंने आज तक, मैं आपको बता रहा हूं कि 11 साल में मैंने कभी एक चंदे की रसीद नहीं काटी। या तो मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया, जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके काम धंधे बढ़िया चलते हैं और उनकी एक भावना होती है, वो सहयोग कर देते हैं। या फिर मैंने मेरे परिवार से, मेरे घर से मैंने चीजों को चलाने का काम किया है। तो हवेली कोई नहीं है। और दूसरी बात, आपने गाड़ी का जिक्र किया, गाड़ी आपके ऑफिस के आगे खड़ी है, इनोवा गाड़ी है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और भी कहूं, अगर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पीड़ित शोषित के लिए मेरे पास हो सकता है किसी चीज की कमी हो, लेकिन समाज के पास कोई कमी नहीं है, ना मेरे भाइयों के पास और साथियों के पास कमी है। अगर मुझे लगेगा कि भाई बड़ी गाड़ी में बैठने से हम तेज गति के साथ और ज्यादा काम कर सकते हैं, तो हम अपने भाइयों को बताएंगे, वो बड़ी गाड़ी भी देंगे, इसमें दिक्कत क्या है जी। चलो, इतना कुछ झेलने के बाद भी भारतीय किसान यूनियन ने आपको बगैर किसी नोटिस के जी निष्कासित कर दिया, पद से हटा दिया जी। तो मलाल है इस बात का। देखिए, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस संगठन का हमने कार्यकर्ता बनकर के झंडा उठाया, और जिसमें हमें अलग अलग पदों पे सेवा करने का मौका मिला, उस संगठन के नेता, उनके ऊपर जब भी मुसीबत आई, हम हमेशा सिर पे कफन बांध के और जान हथेली पर लेकर के खड़े रहे। लेकिन जब मेरे खिलाफ मनीषा आंदोलन में साजिश हुई, बदनाम करने का षड्यंत्र हुआ, और वहां पे तो रेस्ट हाउस को इस तरह से घेर लिया था, पता नहीं कहां से लोग आ रहे थे रात को कि वहां तो और भी घटना मेरे साथ घट सकती थी। मैं तो ये मान के चल रहा था कि ये पूरी हत्या करने की साजिश थी हमारी वहां पे। लेकिन उस समय हमें हमारे संगठन की और नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन 11 साल हमने जिस संगठन को दिए, वो नेता हमारे साथ 11 सेकंड भी नहीं खड़े हो पाए। इस बात का जीवन में मलाल रहेगा। लेकिन आज इस बात की हम भी जिम्मेवारी लेते हैं, अगर भविष्य में हमारे किसी साथी कार्यकर्ता या किसी किसान और मजदूर पे कोई विपत्ति पड़ी, तो हमने आज तक छोड़ा भी नहीं, और भविष्य में उनको कभी अकेला छोड़ेंगे भी नहीं। इस बात का तो हमेशा मलाल रहेगा। और मैं तो आपके सामने भी पूछ रहा हूं, हरियाणा ने भी पूछा है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि टिकैत साहब, अगर मैंने कोई गलती की हो या मेरे ऊपर कोई आरोप हो, तो मुझे तो आपने नहीं बताया, लेकिन आप हरियाणा में आके कोई पंचायत कर लो, आप आरोप बता दो, या हमें यूपी में बुला लो, हम आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिसोली में भी आ जाएंगे, हम उनके गांव में। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप है तो आपका जूता और हमारा सिर। तो क्या इस बारे में टिकैत साहब से बात भी हुई आपकी?